सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है काल। जिस शब्द से काम करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। काम किसी स्थान पर और किस समय होता है। ऐसा कोई काम नहीं हो सकता जिसका कोई समय ना हो। समय का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है और उसके कारण प्रत्येक वस्तु का रूप बदल जाता है। व्याकरण में काल का अर्थ होता है समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप, रूप परिवर्तन या रूपांतरण। काल का क्रिया के रूप पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ा, वह दौड़ेगा। तो दौड़ना के 3 रूप हैं, दौड़ता है, दौड़ा, दौड़ेगा। ऐसा काल के कारण ही हुआ है। इस काल को जितने छोटे अंश में बांटेंगे क्रिया के रूप में उतने ही परिवर्तन हो जाएंगे। दौड़ता था, दौड़ा था, दौड़ता होगा, दौड़ रहा है, दौड़ा है। इन बांटेंगे क्रिया के रूप में उतने ही परिवर्तन हो जाएंगे। इन्हें हम जितना बांटेंगे उतना ही इनका क्रिया के रूप में परिवर्तन होता रहेगा। इन क्रियाओं के रूप देखकर काल का बोध कितनी आसानी से हो जाता है। किसी का रूप देखकर हम कहते हैं वह बच्चा है, वह जवान है, वह बूढ़ा है। इसी प्रकार क्रिया भी अपने रूप से काल का बोध कराती है। अतः क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी कि जिस समय में वो क्रिया संपन्न हो रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं काल के भेद। काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। बीते हुए समय का बोध कराने वाला, यानी कि जो समय बीत चुका है और अगर वो कोई क्रिया है जो हमें ये बोध करा रही है कि जो कार्य है वो हो चुका है, जो क्रिया है वो पहले के समय में हो चुकी है, तो वो क्या है हमारा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कि जो कार्य हो चुका होता है बीते हुए समय में तो उस कार्य को हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। यानी कि वो जो कार्य है वो भूतकाल में हुआ है। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया गया है, हम खेल रहे थे, कृतिका ने पत्र लिखा। तो यानी कि ये जो कार्य है वो भूतकाल में यानी कि पहले के समय में हो चुके हैं। अब हम यहाँ देखेंगे भूतकाल के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में सामान्य रूप से होना पाया जाता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया से हमें पता चल रहा है कि जो कार्य है वो सामान्य रूप से हुआ है उसी को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरी ने पत्र पढ़ा, मनुजा ने खाना खाया। तो इस वाक्य से हमें साफ पता चल रहा है कि जो कार्य है वो सामान्य रूप से हो चुका है पहले के समय में। अब अगला है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे मैंने कहानी सुनी है, रवि ने पुस्तक पढ़ी है। तो यानी कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में आरंभ हुए लेकिन उन्हें खत्म हुए कुछ समय ही हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है कोई कार्य, तो उन कार्य को हम क्या कहेंगे, उन कार्य के समय को हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। अब अगला है हमारा पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गगन ने खाना खाया था, मैंने पत्र लिखा था। तो यानी कि वह कार्य जो पहले के समय में जो समय बीत चुका है उसमें हो चुका है, मतलब संपूर्ण हो चुका है कोई कार्य पहले के समय में, तो उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अगला है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में यह तो पता चलता है कि काम
भूतकाल में हो रहा था, पर पूरे होने के समय का पता नहीं चलता। जैसे गौरव पढ़ रहा था, निधि सो रही थी। अब अपूर्ण भूतकाल क्या होता है कि कोई कार्य जो है वो हमें पता है कि भूतकाल में हो रहा था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कार्य संपन्न हुआ है या नहीं, मतलब उस कार्य की समाप्ति हुई है या नहीं। तो उन कार्यों के समय को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव पढ़ रहा था, अब उसकी पढ़ाई खत्म हुई है या नहीं हुई, बस हमें इतना पता है कि वो पढ़ रहा था। अब वो पढ़ रहा है या नहीं, अभी उसने समाप्त किया है या नहीं, हमें नहीं पता। ऐसे ही निधि सो रही थी, तो निधि सो रही थी, अब वो उठ गई है, उसका सोना समाप्त हो गया है, हमें नहीं पता। तो ऐसे कार्य के, ऐसी क्रिया के समय को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब अगला है हमारा संदिग्ध भूतकाल। जब क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो तब वहां संदिग्ध भूतकाल पाया जाता है। जैसे बस चली गई होगी, उसने कहानी सुनी होगी। तो यानी कि ऐसे वाक्य, ऐसे कार्य जिसमें हमें पता चलता है कि जो कार्य है वो हुआ तो है, लेकिन उसको होने का कुछ संदेह है, कि हमें पूरी तरह नहीं पता कि वो कार्य हुआ भी है या नहीं। जैसे इन्होंने बोला बस चली गई होगी, अब बस गई है सच में या नहीं गई है, हमें नहीं पता, बट एक हम संदेह प्रकट कर रहे हैं, तो ये हमारा संदिग्ध भूतकाल है। अब अगला है हेतु मद भूतकाल। जहां भूतकाल की एक क्रिया किसी दूसरी क्रिया यानी कि कारण पर आधारित हो, वहां हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, यदि वे परिश्रम करते तो सफल हो जाते। यानी कि जो एक भूतकाल की क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, अगर हम परिश्रम करते तो हमें फल मिल जाता। तो इस प्रकार के कार्यों का जो समय होता है उसको हम हेतुमत भूतकाल कहते हैं। अब अगला है हमारा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जब कोई क्रिया चल रही है वर्तमान समय में तो उसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, मैं जाता हूँ, वह पढ़ रहा है। यानी कि ये जो कार्य है, ये जो क्रिया है वो अभी भी चल रही है वर्तमान समय में। वर्तमान काल के 3 मुख्य उपभेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मयंक पढ़ता है। तो इन कार्यों में, इन क्रियाओं में हमें पता चल रहा है कि सामान्य रूप से जो क्रिया है वो चल रही है, तो इसलिए ये क्या है, हमारे ये जो समय है ये हमारा सामान्य वर्तमान है। अब अगला है हमारा अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी यानी कि वर्तमान काल में चल रही है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे ही अगला है हमारा संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मनुजा पढ़ती होगी, वह जाता होगा। तो जिस प्रकार से हमने भूतकाल में पढ़ा था, संदिग्ध भूतकाल में, कि हमें अगर कार्य का संदेह होता है कि वो कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, हमें नहीं पता, वैसे ही वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। संदिग्ध वर्तमान भी वही होता है कि जो क्रिया है वो हमें नहीं पता कि हुई है, हो रही है या नहीं हो रही, तो उसे ही हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। अगला है हमारा भविष्य काल। आने वाले समय का बोध कराने वाला, यानी कि जो समय अभी आया नहीं है, आने वाला है, उसे ही हम भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि जो क्रिया भविष्य में होने वाली है तो उस क्रिया के समय को हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहित विद्यालय जाएगा, मैं पत्र लिखूंगा। तो ये हमारे भविष्यत काल के उदाहरण हैं। अब अगला है हमारा भविष्यत काल के 3 उपभेद। तो पहला है सामान्य भविष्यत काल,
तो सामान्य भविष्यत काल में आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध होता है। यानी कि अगर हमें सामान्य रूप से पता चल रहा है कि जो कार्य है वो आने वाले समय में होने वाली है, तो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह लखनऊ जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तो इन वाक्यों से सामान्य रूप से प्रकट हो रहा है कि जो क्रिया है, जो कार्य है, वो आने वाले समय में होने वाला है। अगला है हमारा संभाव्य भविष्यत काल। जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए, वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद वह आज, जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद वे आज आए। यानी कि ऐसी क्रिया, ऐसे कार्य जो हमें पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हम अंदाजा लगाते हैं, हमें पूरी तरह पता नहीं होता, तो हम वो क्या बोलते हैं, शायद आज ये आएगा, शायद आज ये होगा। तो ये जो शायद जिस उसमें हम लगाते हैं, जिस वाक्यों में हम लगाते हैं, जिस क्रिया के साथ हम लगाते हैं, तो वहां पे वो क्या बन जाता है, हमारा संभाव्य भविष्यत काल बन जाता है। अगला है हमारा हेतु मद भविष्य काल। जब भविष्य काल की क्रिया दूसरे पर निर्भर हो तो हेतु मद भविष्यत काल कहलाता है। यानी कि जब एक क्रिया, एक भविष्यत काल की क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो जाती है, तो उसी को हम हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कपिल जाएगा तो मेघा आएगी, दीदी आएगी तो जन्मदिन पर केक कटेगा। तो यानी कि यहाँ पे एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर है। जैसे कपिल जाएगा, जाना क्रिया हो गई, तो मेघा आएगी। तो अगर वो जाएगा तो ही मेघा आएगी, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हो गई। ऐसी दीदी आएगी तो जन्मदिन पर केक कटेगा, तो ये दोनों क्रियाएं भी आपस में निर्भर हैं। तो इस प्रकार के कार्य को हम, क्रिया को हम हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।